अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी पार्ट 6 है और ये ओवरऑल लेक्चर नंबर 10 बन रहा है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अभी हाउ टू राइट प्रोग्राम इन सी। तो उसमें एक स्टेप वाइज प्रोसीजर पूरा में, तो उसकी एक एग्जांपल भी ली थी हमने साथ। तो उसके बाद हमने एक मतलब उस एग्जांपल का एक प्रोग्राम भी पूरा हमने लिखा था। तो यहाँ पे हम एज ए प्रैक्टिस एक एग्जांपल और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी language to calculate and print the total marks three subjects and the percentage value। अच्छा, एक प्रोग्राम हमें कहा गया लिखने को जिसमें हमें ये कहा गया भी 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनके कुछ मार्क्स होंगे, फिर उनका हमने टोटल कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमने परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो उन्हीं स्टेप्स को माइंड में रखते हुए हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम का एनालिसिस लिखते हैं। अच्छा, एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी? इनपुट या इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इसमें अब देखें कि आपके ख्याल में इनपुट या इनिशियलाइजेशन क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये भी, इसमें अगर इस प्रॉब्लम पे आप गौर करें तो इसमें यूज़र से लेने को किसी चीज़ को नहीं कहा गया। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमने रन टाइम पे यूज़र से जिसकी वैल्यू लेनी है, इनपुट नहीं होगी, इसमें इनिशियलाइजेशन होगी। अच्छा, अब इनिशियलाइजेशन के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए? तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इस पे गौर करें आप कि ये हमें क्या कहा गया, कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स के हमने मार्क्स कैलकुलेट कराने हैं, टोटल उनका निकलवाना है। तो जाहिर है कि 3 सब्जेक्ट्स के हमने टोटल मार्क्स निकलवाने हैं, तो फिर तीनों सब्जेक्ट्स के हमारे पास मार्क्स होने चाहिए। इट मीन्स के इनिशियलाइजेशन हमारी क्या होगी? इनिशियलाइजेशन हमारी होगी मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो इसमें इस तरह आप कर लें कि फ़र्ज़ करें हमने मैथ के मार्क्स लेने हैं, फिज़िक्स के मार्क्स हमें लेने हैं और कंप्यूटर के मार्क्स लेने हैं। तो इनिशियलाइजेशन में तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद नंबर 2 क्या होता था एनालिसिस का? प्रोसेसिंग का स्टेप होता था। अच्छा, प्रोसेसिंग में आप देखेंगे इसमें हमारी कैलकुलेशंस क्या क्या हैं, यानी कंप्यूटर ने क्या काम करना है, उसने क्या हमें कैलकुलेट करके देना है, दी गई वैल्यूज़ के ऊपर उसने क्या एक्शन या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप देखें इसमें एक तो टोटल निकालना है कंप्यूटर ने, और दूसरा और उसने क्या करना है कि उसने परसेंटेज वैल्यू निकलवानी है। प्रोसेसिंग में हमारी ये 2 चीज़ें आएंगी।
पहले तो हमारे पास टोटल आएगा या टोटल मार्क्स कह लें, और उसके बाद नंबर 2 हमारे पास क्या प्रोसेसिंग है, परसेंटेज। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रोसेसिंग नहीं है। अभी थर्ड स्टेप पे चलें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है जी, आउटपुट। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आप देख के इजीली ये फैसला कर सकते हैं कि आउटपुट में क्या होना है, क्योंकि इसमें आप देखें भाई यहाँ पे और हमें ये कहा जा रहा है भाई कैलकुलेट एंड प्रिंट, यानी कैलकुलेशन करनी है और फिर हमने प्रिंट करना है। तो कैलकुलेशन क्या करनी है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो प्रोसेसिंग में हम दे चुके हैं, अभी टोटल निकालना है और परसेंटेज निकालनी है। लेकिन प्रिंट क्या करना है, प्रिंट भी जाहिर है कि हमने इन दोनों ही चीज़ों को करना होगा, टोटल को भी और परसेंटेज को भी, यानी दोनों को ही कैलकुलेट भी करना है और दोनों को ही प्रिंट भी करना है। तो सब्जेक्ट के मार्क्स को हमने प्रिंट नहीं करवाना, अगर वो भी कहा जाता तो वो भी हम आउटपुट में लेते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी आउटपुट क्या है, यही दो चीज़ें, टोटल मार्क्स, मतलब इन्हीं दोनों को नीचे हम ले लें। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो एनालिसिस अगर हम कर लें, ये एक रफ वर्क होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर प्रॉब्लम या क्वेश्चन के साथ परफॉर्म करें। तो मिसाल तौर पे उधर बोर्ड के पेपर में अगर कोई प्रोग्राम इस तरह का आ जाता है तो आप वहाँ भी एनालिसिस एज ए रफ वर्क आप कर सकते हैं। नीट में भी आंसर शीट के ऊपर बाकायदा आंसर के अंदर भी लिख दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो बल्कि उल्टा एक बेटर इम्पैक्ट पड़ता है उस चेक करने वाले पे कि इस स्टूडेंट को कुछ आता है। तो इससे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था भाई, उन्हीं स्टेप्स को आप माइंड में लाएं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले हम हेडर फाइल का डिसाइड करते हैं और लिखते हैं कि कौन सी हेडर फाइल हमें चाहिए। तो हैश इंक्लूड stdio.h। ये याद रखें भाई, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम हमें एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स भी चाहिए हो सकती हैं, तो वो पर आप अलग लाइन पे उसी तरह लिखते चले जाएंगे जितनी भी आपको हेडर फाइल चाहिए। तो अगेन फिर आप दोबारा यानी इंक्लूड वाली लाइन लिख सकते हैं। तो अभी इसमें क्योंकि हमें एक ही चाहिए तो सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। देन फिर हम अगला स्टेप ये था भैया, मेन फंक्शन जो है ना, ये हमें हर प्रोग्राम के अंदर लिखना ही होता है। तो वो चैप्टर 8 के अंदर हमने देखा था भाई, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का हमने कंसेप्ट देखा था। तो सी क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इस वजह से इसमें प्रोग्राम को पीसेस में डिवाइड किया जाता है और मेन पीस या पार्ट कौन सा होता है वो मेन होता है। तो मेन यानी वो पॉइंट है कि जहाँ से आपका एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो 3 लाइंस हैं ये आमतौर पे हर प्रोग्राम में आपको लिखनी होती हैं। ठीक, स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने ये डिसाइड करना है भी हमें वेरिएबल्स कितने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इस बात का डिसीजन कैसे होगा, हम कैसे करते हैं। हम ये देखते हैं भाई इनपुट या इनिशियलाइजेशन प्लस प्रोसेसिंग में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो हमारे सारे वेरिएबल्स होंगे, वो सारे हमें चाहिए होंगे। तो आप देखें कि इनपुट में कितनी चीज़ें हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं। प्रोसेसिंग में कितने हैं, 2। तो 3 और 2 5, हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए। अच्छा, तादाद का तो फैसला हो गया,
लेकिन इसमें एक और चीज़ देखें भाई, ये वेरिएबल्स किस टाइप के होने चाहिए। अब सब्जेक्ट के मार्क्स जो होते हैं वो आमतौर पे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर टाइप डेटा होगा जो इसमें हम देंगे, तो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हम इन तीनों के लिए डिक्लेयर करेंगे। टोटल जो है, टोटल भी ज़ाहिर है जिन वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हुए टोटल का फार्मूला हम लगाएंगे तो वो सारी वैल्यूज़ इंटीजर हैं, होल नंबर्स हैं, तो आंसर भी होल नंबर की सूरत में आएगा। तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू होगी। लेकिन परसेंटेज की जहाँ तक बात है, तो परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो एक कॉमन किस्म का फार्मूला है, आपको पता भी होगा कि 100 मल्टीप्लाई बाई मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। तो उसमें भी क्योंकि डिवीजन आ जाती है, तो इस वजह से कोई ऐसी डेटा टाइप का वेरिएबल हमें चाहिए होगा जो इशारिया को सपोर्ट करता हो या डेसिमल को। तो वो आपको पता है कि हमारे पास फ्लोट और डबल वगैरह मौजूद है, तो उसमें से हम फ्लोट ले लेंगे। तो मीन्स के हम 4 वेरिएबल जो हैं, 4 वेरिएबल्स हम इंटीजर टाइप डिक्लेयर करेंगे। और हम एक वेरिएबल जो है वो फ्लोट टाइप डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको ये भी बताया था और हमने इसी चैप्टर में देखा है अभी, बेहतर ये होता है अभी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा लिया जाए, तो ताकि उनमें कोई गार्बेज डेटा ना पड़ा हो पहले। तो हम इनको इनिशियलाइज करा लेंगे एक ही लाइन में, मैथ इज इक्वल टू फिजिक्स इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स इक्वल टू 0। अलग अलग भी करा सकते हैं आप, हर एक से ज़्यादा लाइनें लिख लें, हर एक को इक्वल टू 0 कर दें, तो परसेंटेज इक्वल टू 0। ये इस वजह से इनिशियलाइज हमने किया ताकि उनमें कोई ऐसे फजूल किस्म का गार्बेज टाइप डेटा ना पड़ा हो पहले, और वो हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना करे। तो अब इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर ली। नेक्स्ट अगर तो इनपुट होती तो हम ये सोचते कि सी लैंग्वेज हमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी देती है कि जिसकी मदद से इनपुट दे दी जाए। तो इनपुट तो ज़ाहिर हमारे पास है ही नहीं अभी। वैसे अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें यूज़र से इनपुट ली जा रही हो, तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट या फंक्शन यूज़ होता है, स्कैनएफ। लेकिन अभी क्योंकि इधर इनिशियलाइजेशन है, इनपुट नहीं है, तो हम उन तीनों वेरिएबल्स को इनिशियल कोई वैल्यू दे देंगे जी। तो मैथ के कुछ मार्क्स हम दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 65 दे दें। इसी तरह हम फिज़िक्स के कुछ मार्क्स दे देते हैं, फिर हम कंप्यूटर के कुछ मार्क्स दे देते हैं, और उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन देखें हो गई हमारी, तीनों की वैल्यूज़ हमने दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो उस स्टेप वाइज प्रोसीजर के तहत नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रोसेसिंग का। तो एनालिसिस को असल में तो हम इस एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, यानी एनालिसिस में पहले इनिशियलाइजेशन करनी थी तो वो हमने की यहाँ पे। ये इसमें यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ भाई, इधर इनिशियलाइजेशन जो है ना, ये इन तीनों को हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया। तो अगर ये यहाँ पे लाइन हम ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि बाद में हमने उनको इनिशियलाइज मार्क्स की मदद से हमने कर ही दी है। तो अभी
इस प्रॉब्लम में क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यूज़ दे रहे हैं तो ये इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट जो है ना ये ज़रूरी नहीं है। इसकी बजाय आप सिर्फ परसेंटेज इज इक्वल टू 0 करके तो आगे ये 3 लाइनें लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनपुट की बात होती है, यूज़र से इनपुट ली जा रही है, तो फिर इधर आप ये लाइन भी लाजमी आप लिखते, पहले 0 से इनिशियलाइज कराते, उसके बाद इनपुट आप देते। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, अब उसके बाद प्रोसेसिंग है, नेक्स्ट जो स्टेप है। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी प्रोसेसिंग का स्टेप है। तो प्रोसेसिंग में 2 चीज़ें हैं, एक तो टोटल निकालना है हमने, दूसरा एवरेज निकालना है। तो टोटल मार्क्स, सिंपल फार्मूला है कि टोटल मार्क्स इज इक्वल टू मैथ प्लस फिजिक्स प्लस कंप्यूटर सेमीकोलन। अगेन मैं आपको ये बताया, मैंने सिर्फ टोटल मार्क्स और परसेंटेज लिख दिया था, लेकिन अगर यहाँ पूरे फार्मूले भी आप लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग हमारी क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई मार्क्स ऑब्टेन, या वो कितने हमने निकाले हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड 3 सब्जेक्ट है ना, तो तीन के हम फर्ज कर लेते हैं भाई, टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 है। तो यानी ये सारे मार्क्स हैं, ये 100 में से, ठीक है जी। अब ये हमारी प्रोसेसिंग भी होगी, दोनों स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट आउटपुट का स्टेप रह गया, एनालिसिस के स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो डिस्प्ले करानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट एफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा टोटल मार्क्स, और इन द सेम वे नीचे हम लिख देंगे कि परसेंटेज इज इक्वल टू प्रिंट एफ और परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज। अब एफ आएगी यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज जो है वो फ्लोट वैल्यू है, तो यहाँ पे परसेंटेज हम दे देंगे जी। तो दैट्स ऑल, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ब्रेसेस, मेन की ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगी। तो आपने देखा कि इस तरीके से एक स्टेप वाइज प्रोसीजर के तहत प्रोग्राम लिखना हमारे लिए कितना आसान है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को नियत गौर से पढ़ते हैं और उसके मुताबिक हम एनालिसिस लिख लेते हैं। फिर हम जब प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो ये पहली 3 लाइंस तो हमने लिखनी है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं भी हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। देन फिर उसके बाद हम एनालिसिस के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यानी अगर इनिशियलाइजेशन करनी है तो तब भी इनिशियलाइजेशन करते हैं हम इधर, और अगर हमें इनपुट लेनी है तो इनपुट लेते हैं। यानी वो स्कैन एफ और स्कैन एफ दोनों ही लिखने पड़ेंगे। तो या फिर अगर इनपुट नहीं है तो फिर इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद आगे क्या एनालिसिस का स्टेप था, प्रोसेसिंग। तो फिर हमने प्रोसेसिंग के स्टेप्स के मुताबिक हमने फार्मूलाज हमने लगाए और चीज़ों को कैलकुलेट हमने किया। ये ऊपर हमने इनिशियलाइजेशन की थी, तो इधर हमने प्रोसेसिंग की है। इसी तरह अगला स्टेप एनालिसिस का गया आउटपुट, तो वो आखिरी स्टेप में हमने फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की मदद से हमने आउटपुट ले ली। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझसे फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ।